एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान से और इसमें जो है 3 टॉपिक का संपूर्ण विश्लेषण होने वाला है। संविधान सभा, अनुसूचियां और संविधान के स्रोत। ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो रेलवे, एमटीएस, ग्रुप डी, बिहार पुलिस या झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड सीजीएल, इन सभी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली। यानी भारतीय संविधान में जो है इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है और संघीय प्रणाली जो है कनाडा से ली गई है, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है और सर्वोच्च न्यायपालिका जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व, बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, डी मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि पता है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में स्थापित है, जो 36 से 51 यानी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और आयरलैंड, जिसको आयरिश भी कहते हैं, आयरलैंड के संविधान से और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ लिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। निर्वाचक मंडल मतलब क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं वो निर्वाचक मंडल कहलाता है। और पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 सदस्य जो हैं आपका वोट करता है, एक लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो हैं वो वोट नहीं करते। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 भी कहा गया है। और भारतीय संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से तो लिए ही गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव, यानी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, उनमें से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 1935 के अधिनियम से ही हूबहू लिया गया है या कुछ परिवर्तन करके लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। यानी कनाडा के संविधान से ही भारत का संघीय व्यवस्था लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही समवर्ती सूची लिया गया है। इसके अलावे आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं, इनमें से 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा के बारे में दिया गया है। और ये शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाते हैं, राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाते हैं और समवर्ती सूची के विषय पर
कानून दोनों बनाते हैं, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों बनाते हैं। जब विवाद हो जाता है तब जो है केंद्र के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों की ही वैधता होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। देखिए आपके माइंड में कन्फ्यूजन होता होगा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। देखिए संघ और राज्यों के बीच यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सिर्फ समवर्ती सूची लिया गया है, इसीलिए इसमें कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना। जहां समवर्ती सूची आए 100 से समवर्ती, 100 से 7वीं अनुसूची, और ये लिया कहाँ गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और कनाडा से जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का जिक्र है, इसीलिए इसमें आपको जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, यानी मौलिक कर्तव्य का विचार किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस के संविधान से। यानी हमारा जो संविधान है उसके हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन एक समिति बनाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसी के अनुशंसा पर ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन कब? 1976 ईस्वी में। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 76 में जोड़ा गया। और अब ये जोड़ा कहाँ गया है? ये हमारे भाग 4 को, यानी 4 में नीति निर्देशक तत्व है और उसके नीचे 4 को में अनुच्छेद 51 को के तहत जोड़ा गया है। और हमारे लिए अब जब नागरिकों को इतने अधिकार मिलते हैं तो नागरिकों का भी कुछ फर्ज बनता है, कुछ कर्तव्य बनता है। तो इनमें कर्तव्यों की संख्या 10 थी, यानी 10 कर्तव्य जो है नागरिक को अपने देश के प्रति निभाना था। और फिर एक और 11वां जो था कर्तव्य, ये 11वां कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उसका ये दायित्व होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा पूछते रहता है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका से जो है ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे संविधान में लिया गया है, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि कानून बन गया, कानून पारित हो गया, राष्ट्रपति भी साइन कर दिए, वो कानून बन गया, ये कॉपी जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जाता है। यदि देखा कि ये कानून जनता के हित में नहीं है तो उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। यही व्यवस्था कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन, और ये लिया गया कहाँ से? यूएसए से, अमेरिका से। इसके अलावे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, कोई भी कार्यपालिका या विधायिका उसके कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके अलावे राष्ट्रपति जो निर्वाचित होते हैं उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 में हम इसी चीज़ को रिवाइज किए थे, पूरा एक्सप्लेन कर दिए थे। यही न इसीलिए न कहते हैं कि जब भी आप वीडियो को देखिएगा मेरा तो प्रश्न जरूर रहेगा, लेकिन क्या होगा कि हम उन प्रश्नों को संपूर्ण विश्लेषण करते हैं
ताकि कई महत्वपूर्ण जानकारियां और आपको मिल जाए। तो इस प्रश्न का अब आंसर हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा 9 नंबर दे के डैश, इसका आंसर क्या होगा। हम समझ जाएंगे कि आपने पिछले प्रश्न यानी 8 नंबर के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। यानी हमारा जो संविधान लिखा गया है, ये संविधान कभी भविष्य में संशोधन करने की आवश्यकता है तो हम कहाँ के संविधान से ली गई प्रक्रिया के द्वारा संशोधन करते हैं। तो जैसा कि पता है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में है। इसको एकदम याद रखिएगा। अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में 368 अनुच्छेद में भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है। और इसके तहत जो है संशोधन करने के 3 प्रक्रिया हैं, 3 प्रोसेस हैं। साधारण विधि द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा जो है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। यानी साधारण बहुमत में क्या हुआ कि भाई 100 लोग हैं, संशोधन करना है, 50 एक तरफ, दूसरे तरफ यदि 50 से ज़्यादा हो गया तो वो उसमें क्या हो गया, वो साधारण हो गया। और विशेष बहुमत में क्या होता है कि जितने भी लोग भाग लेते हैं सदन में, कितने भी लोग भाग लेते हैं उसके 2/3 बहुमतों से पारित करना होता है। और संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति, यानी संसद से विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से आप संशोधन कर भी दिए हैं, जब तक आधा से अधिक राज्य आपके फेवर में नहीं है तो उस मैटर पर आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना। भारत में कैबिनेट मिशन योजना जो है ये 1946 में आई थी। उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली थे। यानी एटली ने घोषणा किया कि भारत में जो है एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वो अपने देश के लिए अपने हिसाब से संविधान को बना सकते हैं। कैबिनेट मिशन जो थे ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 सदस्य थे, आप इसको लिख लीजिए। 3 सदस्य थे। पहला था स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा पैंथिक लॉरेंस, तीसरा AB अलेक्जेंडर। क्रिप्स जो थे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे, यानी व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। जैसे कि पिछले प्रश्न में हम लोग देखे कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया, तो ऑप्शन ए 389, बी 409, सी 429, डी 505। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 389 सदस्य। और इस 389 सदस्य को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, यानी जो ब्रिटिश प्रांत जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन हो चुका था वहाँ पर 292 सीट निर्धारित था। 4 चीफ कमिश्नरी थे, यानी जो सीधे सीधे अंग्रेज वहाँ से शासन करते थे वो 4 थे। दिल्ली, मद्रास, कोलकाता और बम्बई, यहाँ से 4 प्रतिनिधि थे, और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। ऑप्शन ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 299, यानी एक कम 300 सदस्य रह गए थे। देखिए, ये जो संविधान सभा का गठन किया गया था ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। और जैसा कि पिछले प्रश्नों में हम बताए भी कि संविधान सभा के लिए
389 सदस्य निर्धारित थे, लेकिन जब देश विभाजन हुआ तो फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। ये 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पुनर्गठन किया गया और इसमें जो है कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित की गई थी और 90 सदस्य जो कि पाकिस्तान के संविधान सभा में चले गए पाकिस्तान के संविधान को बनाने के लिए। और इस तरह से हमारे देश में प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 रह गई। अगला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। यानी अंबेडकर जी का जो चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के लिए, वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन जब देश विभाजन हुआ था तो इनका क्षेत्र बांग्लादेश चला गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इस तरह से जो है फिर से इसको निर्वाचित बम्बई से होना पड़ा, बम्बई से करवाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, बी ब्रिटिश संसद ने, सी भारतीय संसद ने, डी गवर्नर जनरल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने। यानी भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था उसी में, यानी जो विधानसभा थे, यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों के द्वारा यानी अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। समझिएगा, यानी विधानसभा पहले थे, जो विधानसभा के सदस्य थे उन्हीं लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था और उन्हीं संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी K.M. मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। यानी सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये पूरे संविधान सदस्यों में से सबसे उम्रदराज थे, बुजुर्ग थे, इसीलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये बिहार के थे और इनका कार्य सिर्फ इतना था कि संविधान सभा को एक अस्थायी अध्यक्ष दिया जाए। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आपको दो तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, बी K.M. मुंशी, सी रफ़ी अहमद किदवई, डी बेनेगल नरसिंह राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेनेगल नरसिंह राव, यानी B.N. राव। तो ये क्वेश्चन बार बार कई प्रश्नों में यानी कई तरह के परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो B.N. राव, जिसका फुल नाम है, फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग भी कहते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देखिए, संविधान सभा का जो ये प्रारूप समिति था, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसमें 7 सदस्य थे। आप पेन से कॉपी पर नोट कर लीजिए, 7 सदस्य थे। 7 में से जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो 7 सदस्य जो हैं आप लिख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, दूसरा N. गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
चौथा कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, पाँचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा एन माधवराव, और ये जो है बाद में माधवराव के जगह बी.एल. मित्र जो थे, बी.एल. मित्र थे पहले, इसके स्थान पर एन माधवराव बने। फिर डी.पी. खेतान, टी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गई थी, बस इसके जगह पर टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी आचार्य जे.वी. कृपलानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने, जैसे सुनिएगा थोड़ा सा, एकदम 3 डेट एकदम याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का निर्वाचित होना। दूसरा है 11 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित। और तीसरा डेट है 13 दिसंबर 1946 को, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, यानी आखिरी बार बैठक की गई? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई तो उसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए। इसके अलावे जब 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई तो उसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि भारत ने राष्ट्रगान कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को। जैसा कि पता है कि हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन इसको मोमेंटम के रूप में, यादगार के रूप में बनाने के लिए कुछ जो है संविधान के भाग 26 नवंबर को ही लागू हो गया था, लेकिन मोमेंटम बनाने के लिए 26 जनवरी का इंतज़ार करना पड़ा। तो इस तरह से 26 जनवरी को अंतिम रूप से संविधान, यानी संपूर्ण संविधान हमारे देश में लागू हो गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। यानी हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो ये 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां हैं, लेकिन संख्या के आधार पर, यानी संशोधन होते होते लगभग जो है 500 अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी ये 500 अनुच्छेद नंबर नहीं बढ़ा, यानी 395 तक ही है। 21A, 28 को इस तरह का एक्स्ट्रा अनुच्छेद जोड़ा गया, जो संख्या के आधार पर 500 है। और अनुसूचियां जो है ये 8 से बढ़कर 12 हो गया है। तो अभी वर्तमान में कुल अनुच्छेद की संख्या पूछे तब हमको 500 के लगभग में करना है, लेकिन पूछे कि अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियां कितना है, तो अभी भी अनुच्छेद मात्र 395 ही है, सिर्फ अनुसूचियां 4 बढ़ गया है, 9, 10, 11 और 12। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15। यानी संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी। ये भी याद रखिएगा, यानी अनुसूचित जनजातियों की सदस्यों की संख्या 33 थी।
और ये 15 महिला जो थे, इससे हालांकि प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हम 15 महिलाएं आपके थोड़ा सा जेहन में डाल देते हैं। जब भी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, ऐसा पूछे तो पहली थी अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्क्रीन, बेगम एजाज रसूल, तक्षयानी वल्लैयादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, बाद में हालांकि ये केंद्रीय मंत्री भी बनी, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये 15 महिलाएं थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचार हैं, उसको संविधान की आत्मा कहा है। उनका मानना है कि हम संविधान में जितने भी चीज़ दिए हैं, यदि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए तो हमारा संविधान शून्य हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। यानी हमारे देश का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, वो निर्धारित समय के लिए निर्वाचित होते हैं। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत है एक ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है जो किसी भी देश का कोई अपना धर्म ना हो, यानी लोगों का धर्म अपना अपना हो लेकिन देश का कोई धर्म ना हो, इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हम उसको कहें जो देश किसी व्यक्तिगत यानी किसी एक धर्म को तवज्जो नहीं देकर सभी धर्मों को समान रूप से देखता है या मानता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। हम पिछले प्रश्नों को डिटेल किए, विश्लेषण किए, यदि आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर भी आप अपने से समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम इसी उम्मीद के साथ इसका आंसर हम छोड़ रहे हैं कि आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, यानी धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या होता है, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका सही आंसर है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा हम अपने प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में 3 शब्द नए जोड़े थे, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष जिसको पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, और राष्ट्र की अखंडता। तो ये प्रश्न भी आपको आ सकता है कि निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए हैं। तो 3 शब्द याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। अब आपके लिए एक प्रश्न हम छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा, तभी हमको पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं। और कुछ लोग तो देख लेते हैं, भूल भी जाते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते जान के नहीं लिखते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। तो सोचना नहीं है, आप चूँकि वीडियो को गंभीर रूप से देख रहे हैं तो आपको सारी बातें पता होगी। तो क्वेश्चन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। देखिए ये प्रश्न भी वही हो गया जो हम पिछले प्रश्न में आपके लिए प्रश्न छोड़े थे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप जब भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए तो उसमें पूरा लिखिए, या तो फिर ये लिखिए 29 का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो भी है इस तरह का ज़रूर लिखिए। इससे हमको पता चलता है कि आप किस प्रश्न का आंसर लिखे हैं, तब हम समझ जाते हैं कि आप सही लिखे हैं या गलत। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी 7वां, डी 9वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहला, यानी पहला संविधान संशोधन जो 1951 में किया गया था, यानी 1951 में किया गया था, उसी के तहत जो है नवी अनुसूची जोड़ी गई। आपको इतना देर तक में ये जरूर पता चल गया होगा कि भारतीय संविधान यानी मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी। नवी अनुसूची को पहली संविधान संशोधन यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। और ये नवी अनुसूची क्या कहता है, ये भूमि अधिग्रहण की विधियां हैं जिसमें 284 अधिनियम हैं। मतलब किया जब देश आज़ाद हुआ तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में दे दिया गया। अब जब भी विकास का काम करे, ज़मीन की ज़रूरत हो, सड़क के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, तो लोग अपना संपत्ति के अधिकार के तहत केस कर देते थे। इस तरह सरकार जो है विकास का काम नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए नवी अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई है और इसमें पंचायती राज से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। और ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जैसा कि पता चल गया होगा, पता है आपको कि हमारे मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, 4 बाद में जोड़ा गया, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, सी भाषाओं से, डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, यानी इसमें जो है देश के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, ये लोग जो शपथ तथा प्रतिज्ञा लेंगे
किस तरह से लेंगे, ये आपका अनुसूची 3 में है। और जहाँ तक वेतन की बात है तो अनुसूची यानी दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची। यानी भारत में जो राजभाषा हैं ये 8वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है। हमारे मूल संविधान में सिर्फ जो है ये 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अब देखिए ये 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। कब कब कौन भाषाएं जोड़ी गई इसको आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इससे भी आपके सवाल आ सकते हैं। देखिए 1967 ईस्वी में यानी 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। इसमें सिंधी को जोड़ा गया यानी सिंधी भाषा को। 1992 जो 71वां संशोधन था उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। और 92 संविधान संशोधन 2003 को 4 भाषा जोड़ी गई यानी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो इस तरह से आपके सवाल इनके अंदर से भी आ सकते हैं। इसीलिए हम लिखते हैं आपका थंबनेल में कि संपूर्ण यानी सभी प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण। इसीलिए गंभीर होकर आप लोग देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10वीं यानी दल बदल 2 से 10, 2 से दल बदल। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये देखिए दल बदल क्या है, यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल क्या है कि पहले जब संविधान बना था और जब चुनाव हुए, प्रथम चुनाव 1951-52 में हुआ था आम चुनाव, तो उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लोग दूसरी पार्टियों से जीत जाते थे और जब भी किसी दूसरे पार्टी से प्रलोभन मिलता था कि आप आ जाओ भाई आपको बड़ा मंत्री बना देंगे, तो लोग इस पार्टी को छोड़कर चले जाते थे। अब सबको मंत्री बनाना तो संभव था नहीं, तो जिसको मंत्री नहीं बनाया जाता था तो वो उदास हो जाते थे। फिर अब दूसरी पार्टी के लोग प्रलोभन देते थे कि आप उस पार्टी से भाग जाओ, इसमें आ जाओ तो आपको मंत्री बना देंगे। तो इस तरह सरकार गिरते रहती थी, बनते रहती थी, जिससे देश में अस्थिरता का माहौल हो जाता था। तो इस वजह से संविधान में 10वीं अनुसूची जो है ये 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया, ताकि दल बदल कोई भी नेता नहीं कर सके। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में ऑप्शन ए पंचायती राज, बी नगर पालिका, सी केंद्र राज्य संबंधों, डी इनमें से कोई नहीं। हम पिछले प्रश्नों में ये 11वीं अनुसूची में क्या क्या है, कब इसको जोड़ा गया, पूरा विश्लेषण से बताए हैं। थोड़ा सा भी आपको याद है, मेमोरी में है, तो इसका भी आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है और ये कब जोड़ा गया है, ये भी ज़रूर लिखिएगा। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये 35 प्रश्न आपके लिए एक बड़ा यानी पूरे टॉपिक रिवीजन हो गया होगा, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम जानते हैं कि आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ ही गया है तब तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।